मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेव मोशन। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले आप एसएचएम जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। एसएचएम के बाद ही इसको आपको देखना है। क्लियर है बच्चों? चलो अब ये सोचते हैं कि आखिर ये वेव मोशन है क्या। देखो एक चीज समझो, जब भी वेव का नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आता है। जैसे हम लोग अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये साउंड एक प्रकार का वेव है। या आप पानी के ऊपर जो लहर देखते हैं, पानी के ऊपर भी एक लहरें को, जैसे खासकर नदी में तो नहीं ज़्यादा दिखता है, लेकिन समुद्र के किनारे आपको पानी के वेव दिखेंगे, है ना। यह सबसे आसान है। आप किसी भी पानी जो कि आपका स्थिर है, बिल्कुल रुका हुआ है, रेस्ट में है, चाहे वो बकेट में हो या किसी तालाब में हो, आप उसके ऊपर कोई एक पत्थर मार दो तो आप देखोगे वहां पे एक सर्कुलर फॉर्म में ढेर सारे वेव पैदा हो जाएंगे। तो ये एक वेव है, साउंड वेव है। रस्सी, स्ट्रिंग के ऊपर किसी रस्सी को बांध दो और उसके ऊपर उसको थोड़ा मूव करवाओ तो तुम देखोगे रस्सी में इस तरीके से आपका वेव जनरेट हो गया। तो वेव का मतलब आपके दिमाग में यही सारी चीजें आती हैं। और यहां पे एक और वेव है जो अपने को दिखती नहीं है, लेकिन वो वेव है, वो है लाइट वेव, है ना। तो आखिर इन सभी जगहों पे क्या है, जैसे सुनामी आता है, समुद्र के नीचे अगर अर्थक्वेक आ जाए तो अर्थक्वेक की वजह से वहां पे सुनामी पैदा होता है। तो सुनामी भी एक प्रकार का वेव है, अर्थक्वेक खुद एक वेव है। समझ गए ना। तो तुम सोचो कि कहीं भी जहां वेव है तो वेव का मतलब ही यही है कि आपको वहां समथिंग मूव करता हुआ दिख रहा है। अब वो क्या चीज है जो मूव कर रहा है? देखो वेव में आपका कोई पार्टिकल या किसी चीज का नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। जैसे मान लो अगर वाटर वेव ऐसे है तो आपको लगेगा कि वेव ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है बच्चों कि अगर वेव आगे जा रहा है, लेकिन वेव किसके थ्रू जा रहा है? वाटर के थ्रू जा रहा है। तो पानी के मॉलिक्यूल को देखोगे तो वो यहीं पे बस ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है। पानी का मॉलिक्यूल आगे नहीं गया, वो अपना वहीं पे एक मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट किया। तो आगे क्या गया? वेव का मतलब फिर गया क्या? तो सुनो अब इस बात को। देखो इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी जो फिजिकल प्रोसेस होता है उसका दो पर्पस होता है। एक एनर्जी का ट्रांसफर करना और दूसरा होता है मोमेंटम का ट्रांसफर करना। एनर्जी को ट्रांसफर करना और मोमेंटम को ट्रांसफर करना। जैसे अगर आपने कोई स्टोन उठाया और स्टोन को उठा के फेंक दिया, तो जब वो स्टोन मूव कर रहा है तो स्टोन अगर मान लो आपने फेंका किसी डायरेक्शन में, तो स्टोन की मास होगी m और स्टोन की वेलोसिटी होगी v। तो ये स्टोन अपने साथ क्या लेके जाएगा? मोमेंटम, दैट इज mv। ये स्टोन अपने साथ क्या लेके जाएगा? एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस यूनिवर्स में लगभग सारे प्रोसेस में इन दो चीज का फ्लो चलता रहता है, मोमेंटम का और एनर्जी का। और कहोगे वेव क्या करता है फिर? तो बच्चों वेव भी यही काम करता है। वेव भी दरअसल एक माध्यम है, वेव एक मीडियम है जिसके थ्रू एनर्जी और मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो कहोगे क्या फर्क है सर वेव में और यहां पे स्टोन के मूव करने में? दोनों में फर्क है। वेव के दौरान एनर्जी और मोमेंटम तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वो वेव जिस पार्टिकल के थ्रू गुजरता है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। जैसे वेव यहां से यहां पहुंच गया, लेकिन वेव को जो प्रोपेगेट का मतलब वेव को आगे ले जाना, वेव को प्रोपेगेट करने में जो पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं वो अपने ही पोजीशन पे सिर्फ क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। वो यहां से यहां तक पहुंच के नहीं गए, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल सचमुच में मूव कर रहा है। तो अब एक बात सुनो, इस यूनिवर्स में एनर्जी और मोमेंटम के फ्लो के लिए हमारे पास दो व्यवस्था है। एनर्जी और मोमेंटम के ट्रांसफर के लिए हमारे पास दो तरीके का
रास्ता हो गया, दो तरीके का मीडियम हो गया। एक हो गया वेव मोशन के थ्रू और एक हो गया पार्टिकल के थ्रू। इसलिए देखो इस यूनिवर्स में लगभग सारी चीजों के दो नेचर्स होते हैं, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। काम दोनों का सेम है, लेकिन पार्टिकल नेचर में क्लियर कट पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा। वेव भी हालांकि पार्टिकल को इन्वॉल्व करता है जाते समय, लेकिन वेव का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो पार्टिकल में से होके ही गुजरता है। लेकिन कहोगे कि एक वेव को मैंने पकड़ लिया, ऐसा नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, पर्पस दोनों का सेम है, पर्पस दोनों का सेम है, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर करना। ठीक है, तुमसे कोई अगर पूछे वेव मोशन को डिफाइन करो, तो सीधा बोलना वेव मोशन जो है एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक होता है बिना नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल के। या इसको अगर एक साधारण लैंग्वेज अभी लिखवाऊंगा मैं, आप बस पहले समझते जाओ। अगर कोई साधारण लैंग्वेज में बोले तो कहोगे कि वेव एक प्रोपेगेशन है, किसका? डिस्टरबेंस का। वो जो पानी में तुमने कंकर गिरा दिया, वो जो हलचल मची, उसको बोलते हैं यहां पे वेव भी बोलते हैं, और उसी को हम लोग डिस्टरबेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? डिस्टरबेंस। और वो जो मूव किया, उसके मूवमेंट को हम लोग बोलेंगे ये वेव मोशन है, ये वेव मूव कर रहा है। क्लियर है? तो देखो, तो ये हो गया वेव का डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, वेव के टाइप। तो वेव कितने टाइप के होते हैं ये सोचो। तो तुम कहोगे कि सर वेव होते हैं, एक साउंड वेव हो गया, फिर एक लाइट वेव हो गया, है ना, और एक स्ट्रिंग के ऊपर चलने वाला वेव हो गया। तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें आ रही होंगी। बिल्कुल सही, ये एग्जाम्पल है वेव का। लेकिन क्लासिफिकेशन करते हैं, टाइप करते हैं, तो उसका कुछ नोमेनक्लेचर करते हैं और उसके लिए कुछ आधार होता है। तो बच्चों वेव को जो क्लासिफाई किया गया है, दो बेसिस पे किया गया है। पहला बेसिस है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। मतलब वेव जब मूव करता है, जैसा कि तुम देख रहे हो कि वेव मूव कर रहा है, तो वाटर वेव मूव तभी करेगा जब वाटर प्रेजेंट होगा। अगर पानी नहीं होगा तो क्या वेव चलेगा? फिर नहीं। तो वाटर वेव के मूव करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। इसी तरीके से साउंड वेव होने के लिए एयर मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। इफ देयर इज नो एयर मॉलिक्यूल, नो वेव मोशन। यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स होंगे तभी साउंड वेव की प्रोपेगेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे मून पे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि मून पे आपका एयर नहीं है, अर्थ पे हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो साउंड एक ऐसा वेव हो गया जिसके लिए मीडियम चाहिए, वाटर एक ऐसा वेव हो गया जिसके लिए मीडियम चाहिए। तो बच्चों 99.9% ऐसा वेव है जिसके लिए मीडियम चाहिए, लेकिन एक वेव है जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई, उसको मीडियम नहीं चाहिए। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता है कि मीडियम रहे तो मीडियम में भी प्रोपेगेट कर सकता है, और कोई मीडियम नहीं है तो भी प्रोपेगेट कर सकता है। अब आप गेस कर रहे होगे वो कौन सा वेव है? तो वो है लाइट वेव, वेव ऑफ, जो जिसको भी हम लोग यहां पढ़ेंगे। ठीक है ना, अलग उसको अलग सेक्शन में बांट देंगे जिसका नाम ही होगा वेव ऑप्टिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपका वेव को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, है ना। दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक वो जिसको मीडियम नहीं चाहिए, एक वो जिसको मीडियम चाहिए। किसके लिए? प्रोपेगेशन के लिए। तो जिसको मीडियम चाहिए प्रोपेगेशन के लिए बच्चों, उसका नाम हम लोग रखते हैं मैकेनिकल वेव। क्या नाम रखते हैं? मैकेनिकल वेव। ध्यान से सुन लो, मैकेनिकल वेव, वेव जिसको अपने प्रोपेगेशन के लिए क्या चाहिए? मीडियम, वो मैकेनिकल हो गया। और जिसको मीडियम नहीं चाहिए, आप गेस कर सकते हो उसका नाम क्या होगा, और बहुत आराम से बोल सकते हो उसका नाम होगा नॉन मैकेनिकल वेव। तो बच्चों जैसे कि साउंड हो गया, वाटर वेव हो गया, स्ट्रिंग पे चलने वाला स्ट्रिंग वेव हो गया, इन सभी को मीडियम चाहिए, दे आर मैकेनिकल। और लाइट वेव यानी जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशन से रिलेटेड है, जो हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, जब वेव लाइट वेव को अलग करके देखेंगे हम लोग।
तो बच्चों वहां पे मीडियम नहीं चाहिए, यहां मीडियम चाहिए, वहां मीडियम नहीं चाहिए। तो मीडियम नहीं चाहिए तो कौन सा वेव हो गया? नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो इस तरीके से वेव के दो प्रकार हो गए, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। चलो नेक्स्ट, तो मैंने बोला ना कि वेव को क्लासीफाई करने के लिए हम लोग दो बेसिस बनाएंगे। एक बेसिस तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, एक और बेसिस है। जैसे देखो, जब वेव चलेगा तो इतना पक्का है कि कोई ना कोई एक चीज ऑसिलेट करेगी, मतलब वैरी करेगी। जैसे देखो वाटर के केस में वाटर मॉलिक्यूल वैरी ऑसिलेट कर रहा है ना। अगर रस्सी होती, कोई रस्सी है, रोप है, तो रोप में अगर तुम इस तरीके से वेव जनरेट कर दोगे तो रोप के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे मूव करेंगे अपने पोजीशन पे। और साउंड वेव में क्या होता है कि साउंड वेव, मान लो ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स, अगर साउंड वेव भेजोगे तो ये मॉलिक्यूल्स आगे पीछे करेंगे, है ना। और लाइट में तो खैर कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है, लेकिन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है। तो अब देखो एक थ्योरी यहां दिया गया, ऐसा वेव जिसमें वेव के वेलोसिटी का डायरेक्शन और वहां जो फ्लक्चुएशंस हो रहा है, वहां जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, उनका डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे मान लो वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, तो एयर मॉलिक्यूल भी आगे पीछे एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर मान लो वाटर वेव है, वाटर वेव जा रहा है आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया ट्रांसवर्स। समझ में आ रही है बात? लॉन्गिट्यूडनल में क्या हुआ? वाइब्रेशन टेक्स प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, और ट्रांसवर्स में क्या हुआ? वाइब्रेशंस टेक प्लेस परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव। तो सुनो कौन कौन से, जैसे स्ट्रिंग वेव है ना, स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव, सबसे बड़ी बात है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑप्टिक्स, जो लाइट वेव, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्चुएशन है वो लाइट के मोशन के परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों कौन कौन? वाटर, ऐसे वाटर को एक इलिप्टिकल वेव भी कहते हैं, लेकिन उस चक्कर में नहीं पढ़ो आप, ट्रांसवर्स में लेके चलो। तो वाटर हो गया, फिर आपका स्ट्रिंग वेव हो गया, फिर लाइट वेव हो गया। दे ऑल आर ट्रांसवर्स वेव। क्यों ट्रांसवर्स वेव? क्योंकि यहां पे जो ऑसिलेशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। और आपका लॉन्गिट्यूडनल का इकलौता एग्जाम्पल अपने पास है, कौन सा? जो कि एयर में साउंड का प्रोपेगेशन, वो किसका है? लॉन्गिट्यूडनल का, क्योंकि वहां जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो वेव के डायरेक्शन के अलोंग हो रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से बच्चों टोटल दो दो करके चार टाइप के वेव्स आप समझ गए। हालांकि चार एग्जाम्पल चार अलग से नहीं लाएंगे, इसी में क्लासिफिकेशन में वो सेट हो जाएंगे। एक क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, और दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, चलो तो बच्चों यहां देखो हमने लिख दिया है, वेव जो है, वेव इज ए मीडियम थ्रू विच एनर्जी एंड मोमेंटम कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। या यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वेव इज प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। ठीक है, उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ वेव देयर विल नॉट बी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, तब भी एनर्जी और मोमेंटम चला जाएगा। अब देखो टाइप्स ऑफ वेव, तो दो बेसिस हो गए। पहला होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। तो इसको लिखो, फिर मैं इसको लिख देता हूं। तो बच्चों अब यहां पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, वेव को हमने दो भाग में क्लासिफाई कर लिया। एक हो गया आपका मैकेनिकल वेव जिसमें मीडियम की जरूरत होगी। इन दिस केस प्रोपेगेशन ऑफ वेव रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ मीडियम। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए?
साउंड वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग, धागे के ऊपर, रस्सी के ऊपर जो वेव चलता है, एंड वेव ऑन वाटर सरफेस। नॉन मैकेनिकल वेव में लिखा हमने, इन दिस केस प्रोपेगेशन ऑफ वेव मीडियम इज नॉट नीडेड, मीडियम की जरूरत नहीं है। और एग्जांपल है लाइट वेव, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कर सकते हैं। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब देखो यहां पे वेव को एक और टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है। ऑन द वे बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, वेव कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। यानी जब वेव आपका मूव करेगा तो वहां जो ऑसिलेशंस होंगे उसके डायरेक्शन के आधार पे, तो उसमें एक है ट्रांसवर्स वेव। इसमें क्या होगा, तो इन दिस वेव डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी जो आपका वाइब्रेशन होगा वो वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होगा। जैसा कि बच्चों यहाँ पे वेव ऑन स्ट्रिंग और लाइट वेव, इसके दो एग्जाम्पल अपने को पढ़ने हैं। स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव होती है और लाइट वेव, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हो गए, ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। अब दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने क्या बताया आपको, इन दिस केस वाइब्रेशन टेक्स प्लेस along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यानी अगर वेव एक्स एक्सिस के along जा रहा है तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्स एक्सिस के along ही ऑसिलेट करेंगे, जैसा कि साउंड वेव जब एयर में चल रहा होता है। तो ठीक है दोस्तों, लिख लो इसे। इन वेव के क्लासिफिकेशन में अपने को टोटल 3 वेव पढ़ने हैं, ठीक है ना, जिसमें से 2 11th में है और एक 12th में। तो यहां पे हम, सबसे बड़ी बात है बच्चों, इन तीनों में आपको ऑसिलेशन का नेचर अलग अलग है। कहीं पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, कहीं आपका एयर मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहा है और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि तीनों वेव में जो डिस्कशन है, मैथमेटिकल डिस्कशन है या एनर्जी का डिस्कशन है, ये एकदम से आइडेंटिकल है। मतलब एक को पढ़ लो तो समझो कि दूसरे को पढ़ने में बहुत आसानी है, उसी चीज को सिर्फ क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। मतलब तीनों ही वेव इंटरफेरेंस करेंगे, तीनों की वेलोसिटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, तीनों की फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है। तो बच्चों इसलिए हम लोग यहाँ पे टोटल ये 3 वेव पढ़ते हैं, तीनों को एक साथ, ताकि आपको इनको समझने में आसानी हो। ठीक है ना। अच्छा, अब इन तीनों में सबसे इजी वेव कौन है, तो इजी वही होगा जो आंखों से दिखेगा। तो आंखों से दिखने वाला कौन है, तो वेव ऑन स्ट्रिंग, रस्सी पे जो वेव जाएगी उसको आप इजीली देख सकते हो, उसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, उसको आप समझ सकते हो। और जो लाइट वेव है या साउंड वेव है वो आपको आंखों से तो दिखेगा नहीं, लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि जो स्ट्रिंग वेव का बिहेवियर होगा, जो इसके लिए इक्वेशंस डिराइव होंगे स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ, वो आपका वैलिड हो जाएगा किसके लिए, लाइट वेव के लिए और साउंड वेव के लिए। तो अपने को पढ़ने में बहुत आसानी होने वाली है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग को जो 3 वेव्स पढ़ना है, दैट इज, पहला होगा वेव ऑन स्ट्रिंग, है ना, उसके बाद दूसरा है साउंड वेव, और तीसरा है बच्चों लाइट वेव। ये तीनों वेव का कैरेक्टर मोर और लेस सेम है। अब ये अपना जो है, इसमें से सिर्फ ये वाला जो वेव है ये 12th का हिस्सा है, लाइट वेव, बाकी ये दोनों 11th का हिस्सा है। ये आपका 12th का हिस्सा है और ये 11th का हिस्सा है। इसी को हम लोग बोलते हैं आपको वेव ऑप्टिक्स। तो ये सब, लेकिन बस यही है कि एक का डिस्कशन करो, सब में वैलिड है, सब में लग जाएगा वही चीज। तो छोटा छोटा एग्जाम्पल है, ये नहीं कि कोई 3 चैप्टर है, ये सब छोटा छोटा ही है, 3 टॉपिक कह लो, छोटा छोटा वेव के बारे में पढ़ना है आपको। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले यहां पे वेव ऑन स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ लेने के बाद किसी भी वेव के डिस्कशन को बहुत आसान किया जा सकता है। तो सबसे पहला आप हेडिंग दीजिए वेव ऑन स्ट्रिंग्स, है ना, रस्सी के ऊपर जो
वेव जनरेट। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है ना। अब देखो अगला 15 to 20 मिनट्स तक पूरी ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब यही शुरू के जो आधे घंटे हैं इसमें वो डिफिकल्ट है, अगर वो आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ सुन लिया तो तब आपको पूरे वेव में कोई समस्या नहीं होगी, आप वेव मोशन को सही से समझ पाएंगे। तो देखो वेव ऑन स्ट्रिंग्स, तो सबसे पहली बात है जो ये रस्सी के ऊपर जो वेव है दैट इज वेव ऑन स्ट्रिंग, इसकी दो खासियत तो हो गई, एक ये कि ये मैकेनिकल वेव है और दूसरा ट्रांसवर्स वेव है। अभी हमने देखा ही था कि स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव होगी तो मीडियम चाहिए तो मैकेनिकल, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है तो ट्रांसवर्स, ठीक है। चलो अब आखिर यहां होता क्या है, तो अब आप ना इसको कभी इंटरेस्ट लेके अगर पढ़ना चाहते हो तो आप एक रस्सी के थ्रू इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देखना। मान लो, तो अभी कुछ लिखना मत, पहले आपको मैं बहुत ढंग से समझाऊंगा फिर बाद में हम लोग नोट्स इससे लिखेंगे। मान लो कि एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है जो इस तरीके से किसी ने पकड़ रखी है दूर तक, है ना, दूर तक, यहां से यहां तक किसी ने मान लो पकड़ के रखा हुआ है। तो अब देखो, अब एक आदमी जैसे मान लो यहां पे इस पॉइंट पे उसने एक झटके से पूरा वेव पैदा नहीं किया, क्योंकि वेव को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो किसी एक पॉइंट को आप एक बार ऊपर ले गए और ऊपर से फिर नीचे लाए, ऊपर ले गए ऊपर से फिर नीचे लाए, ठीक है ना। मतलब कि आपने कुछ ऐसा किया, ठीक है, एक झटके में इसको ऊपर ले गए और फिर नीचे लाए। तो इसको एक बार जो आपने ये प्रोड्यूस किया इसको हम लोग बोलते हैं पल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? पल्स। और ये जो रस्सी है इसके अलोंग मान लो एक्स एक्सिस, क्या है ये? एक्स एक्सिस। और इस डायरेक्शन में मान लो वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है x इक्वल्स टू 0। तो अब देखो पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है किसके लॉन्ग? क्योंकि रस्सी को पकड़ के आप किधर ले गए? ऊपर, यानी y एक्सिस के लॉन्ग। तो पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट दिया गया y एक्सिस के लॉन्ग। लेकिन जब ये पल्स, तो ये एक, इसको पूरा वेव नहीं बोलेंगे, एक झटका से सिर्फ एक डिस्टरबेंस पैदा किया है, ये आपका हो गया पल्स। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पल्स। अब एक बात बताओ, क्या ये ऐसा ही रहेगा ये या आगे बढ़ेगा? तो आप अगर रोप पे कोई ऐसे प्रोड्यूस करेंगे पल्स को तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। पल्स आगे बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये जो पार्टिकल, मान लो यहां वाला जो पार्टिकल, रस्सी का ये पार्टिकल जो अभी इसकी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन तो हो गया कि एक्स एक्सिस पे था, अब इसको आपने डिस्टर्ब करके कहां पहुंचा दिया? वाई एक्सिस पे। तो जब ये वेव, ये पल्स जब आगे बढ़ेगा, है ना, पल्स बोलो तो अच्छा रहेगा, जब ये पल्स आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब है ये रस्सी यहां पे, ये पॉइंट वापस अपने जगह पे आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करें इसके लिए तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तो मान लो अभी पल्स ये ट्रेवल करके यहां पहुंच गया, तो यहां पहुंच गया है, आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट जिसको तुमने ऊपर की ओर डिस्प्लेस कर दिया था, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट आपने दे दिया, है ना, डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट को आपने y ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, ये पॉइंट अब वापस अपनी जगह पे आ चुका है। क्लियर? ये पॉइंट अब अपनी जगह पे वापस आ चुका है, जैसा कि तुम देख सकते हो कि ये अब वापस अपने मीन पोजीशन पे, इसको बोल सकते हैं कि ये मीन पोजीशन पे आ चुका है। और जो यहां पे आपका था पहले मीन पोजीशन पे, ये बैठा हुआ था चुपचाप, उसमें पल्स यहां पे था। अब जब ये पल्स ट्रेवल करके यहां पहुंचा तो अब इसकी बारी है हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी कि डिस्प्लेस होने की। तो हम बोलेंगे कि बच्चे एक बात जरा समझो, जो मोशन ये अभी कर रहा है
वो ये यहां वाला पार्टिकल वो मोशन कर चुका है ना, क्योंकि अभी पल्स यहां पे है। तो पल्स मान लो ट्रेवल कर रहा है v वेलोसिटी से, पल्स आगे बढ़ रहा है। तो क्या तुम देख रहे हो कि जो मोशन इसने यहां पे किया था वो मोशन ये अब कर रहा है। अब इसी से अंदाजा लगाओ कि इस पार्टिकल का नंबर कब आएगा। तो सीधी सी बात है, ये जब पल्स यहां पहुंच जाएगा तब ये अपने पोजीशन पे आ चुका होगा। यानी उस केस में अगर हम लोग फिर से डायग्राम बनावें, ये आपके समझने के लिए मैं इतना कर रहा हूं। अभी क्या है, जब ये यहां पहुंच गया तो अब तुम कह सकते हो कि ये इस समय अपना हाईएस्ट पॉइंट पे है। आ रही है बात समझ में? तो अब तुमको एक चीज समझ में आया क्या हो रहा है कि एक डिस्टरबेंस जो आपने यहां पैदा की है वो डिस्टरबेंस ही ट्रेवल हो रहा है। इसको आप लिख लो, मैं इसको ऊपर कर दूंगा, इसको आप लिख लो। तो जो डिस्टरबेंस आपने यहां पैदा कर दी वही डिस्टरबेंस मीडियम के हर पार्टिकल के तक पहुंचेगा। और जो ये इसको पहला पार्टिकल मानो, इसको मत मानो, यहीं से चलो। पहला पार्टिकल का जो मोशन होगा वही मोशन ये सारे पार्टिकल्स रिपीट करेंगे। लेकिन सब क्या एक ही समय उसी समय रिपीट करेंगे? नहीं, क्योंकि ये जब ये मोशन कर लिया फिर इसके बगल वाले की बारी आएगी, फिर उसके बगल वाले की बारी आएगी, फिर उसके बगल वाले की बारी आएगी। इस तरीके से एक एक करके ये सारा पार्टिकल मोशन रिपीट करेगा। अगर आपने इसको 10 बार ऊपर नीचे किया तो ये सारे पार्टिकल्स 10 बार ऊपर नीचे करेंगे। तो वेव में एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि मीडियम के हर एक पार्टिकल, पहला पार्टिकल जिसको हम लोग सोर्स पार्टिकल बोल सकते हैं। सोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेव हम लोग यहां जनरेट कर रहे हैं। तो जो सोर्स मोशन करेगा, ध्यान से सुनो, जो सोर्स मोशन करेगा मीडियम के सारे पार्टिकल उसी मोशन को अलग अलग टाइम पे रिपीट करेंगे। ठीक है? मान लो अब हम लोग कोई एक पार्टिकल को लेके बात करते हैं, ठीक है ना। मान लो इसकी बात करते हैं। मान लो इसका कोऑर्डिनेट यहां पे x है ना, क्योंकि ये x एक्सिस के लॉन्ग है तो इस पार्टिकल की लोकेशन है x और उस समय घड़ी में बज रहा था मान लो t। तो जो डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के अलोंग जो y डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट y है किस पार्टिकल का, जिस पार्टिकल की कोऑर्डिनेट कितनी है x और कितने बजे, t बजे, वही डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का क्या नाम है, x इक्वल्स टू 0। अगर इसका लोकेशन क्या है, x इक्वल्स टू 0 और इस समय टाइम कितना हो रहा होगा। तो बच्चों सोचो, इसके टाइम को आप t बोल रहे हो। एक चीज समझो, इसके टाइम को आप क्या बोल रहे हो, t। ध्यान से सुनना, एक चीज यहां पे आएगा। तो वेव इसका मतलब है यहां से यहां तक ट्रेवल कर किया वेव, यहां से देखो, यहां से यहां तक ट्रेवल करने में ये जो डिस्टेंस है ये x डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहां x इक्वल टू 0 है और यहां x इक्वल टू x है। और वेव की वेलोसिटी कितनी है, v। वेव किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, v। तो वेव अगर t बजे यहां पे है, यहां t बजे है, तो वही वेव यहां पे कितने बजे होगा, तो यहां होगा वो t माइनस एक्स बाय वी बजे। कहोगे ये बात तो समझ में नहीं आई सर। अभी मैं समझाता हूं। मान लो 2 सीटी है, एक सीटी है A, एक सीटी है B, ठीक। और A से B तक की दूरी जो है वो है 40 किलोमीटर, तुरंत समझ जाओगे। और कोई बस जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो जो बस यहां पे पहुंचेगी, तो ये बस मान लो यहां पे पहुंची दिन में 12 बजे, कितने बजे, 12 बजे। वो बस यहां पे कितने बजे होगी, तो सीधी सी बात है, यहां 12 बज रहा है तो यहां से यहां आने में उसको टाइम कितना लगेगा, तो 40 किलोमीटर दूरी है, रफ्तार है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 40/20 कर दोगे, 40/20 है ना। और उसको किस में से घटा लोगे, 12 में से घटा लोगे, तो 12 माइनस 40/20 2, यानी ये 10 बजे यहां पे होगा। तो वही चीज तो है कि ये 40 किलोमीटर की जगह मैंने यहां x लिया हुआ है, बस की जगह ये पल्स है। पल्स किस रेट से जा रहा है, v स्पीड से जा रहा है। तो पल्स को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, x बाई वी डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी।
और यहां अगर वो t बजे है तो यहां कितने बजे होगा, t माइनस एक्स बाई वी बजे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि y यानी डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का किसके लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, किसका डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का, यहां मैं लिख रहा हूं y की जो वैल्यू x इक्वल टू 0 बजे, सॉरी x इक्वल टू 0 पे t माइनस एक्स बाई वी बजे होगा, वही डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, पार्टिकल जो कि x पे है t बजे। यानी y की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे जो t माइनस एक्स बाई वी बजे होगा, वही चीज, वही डिस्प्लेसमेंट x वाले पार्टिकल का कितने बजे होगा, t बजे। इसलिए ये दोनों के आगे हम लोग बराबर का साइन दे सकते हैं। इसको मैं यहां पे रब कर दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। ये बात पक्की हो गई कि जो डिस्टरबेंस यहां पैदा होगा वो हर एक पार्टिकल को उस मोशन को रिपीट करना होगा अलग अलग टाइम पे। क्लियर है? तो देखो एक चीज समझो, तो हम लोग, अच्छा एक बात तो पक्की बात है कि ये जो y है यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, वो टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है। और जो मोशन ये रिपीट करेगा बाकी लोग वही रिपीट करेंगे। तो एक काम करते हैं, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 है ना, x इक्वल टू 0 पे, यानी इस पार्टिकल का जो y है ये फंक्शन किसका होगा, टाइम का। लेकिन अब t के जगह हम लोग लिख देते हैं t माइनस एक्स बाई वी, क्योंकि यहां जो मोशन हो रहा है बाकियों को वही टाइम वही करना है। तो सीधी सी बात है, ये मोशन जो किसी पॉइंट पे t पे हो रहा है, इसके लिए उस समय t की वैल्यू क्या है, t माइनस एक्स बाई वी। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि बाकी सभी जगह y की वैल्यू जो है आप पता कर सकते हो, सभी के y की वैल्यू पता कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, टाइम की वैल्यू रखना पड़ेगा और सबकी लोकेशन क्या है वो रखना पड़ेगा। क्लियर है ना? यानी सबके लिए लोकेशन अलग अलग होगा, तो मोशन y सब जगह पहुंचेगा, डिस्टरबेंस सब जगह पहुंचेगा, लेकिन अलग अलग टाइम पे पहुंचेगा। तो ये जो y जो फंक्शन हुआ t का, ये पूरा टर्म तो टाइम का ही है ना भाई, क्योंकि सीधी बात है जो y यहां पे होगा वही y सबको मिलना है। यानी जो मोशन यहां परफॉर्म हो रहा है वही मोशन सब जगह जाना है। तो सीधी सी बात यह है कि आखिर यहां मोशन कैसे हो रहा है, तो यहां जो भी मोशन हो रहा है वो टाइम के फंक्शन में होगा। तो यहां कितने बजे वो मोशन हुआ, तो यहां वो मोशन कब हुआ था, t माइनस एक्स बाई वी बजे। क्लियर है? तो एक काम करो, जब कभी भी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए y इक्वल्स टू टी माइनस एक्स बाई वी, तो उसी समय अपने को समझ जाना है कि दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव। ध्यान दो बच्चों, मतलब कि अगर हमको कभी भी y यानी डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से t, x और v के फॉर्म में रिलेटेड दिखे, ये f मैंने अभी इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली इसका मोशन हो कैसे रहा है, पैराबोलिक पाथ पे हो रहा है या ये SHM कर रहा है, कुछ कैसे भी तुम अपने हाथ को वाइब्रेट तो किसी भी मोड में करवा सकते हो, क्योंकि सब हर एक ऑसिलेशन तो SHM होता नहीं है। इसलिए भी फिलहाल मैंने f लिख दिया है। बाद में हम लोग इसको कर लेंगे कि भाई अगर पहला पार्टिकल SHM कर रहा है तो SHM कर रहा है तो वो फंक्शन, तो SHM में तो पढ़ चुके हो कि कोई पार्टिकल अगर SHM करता है तो जो उसका फॉर्म ऑफ फंक्शन होता है वो जो डिपेंड करता है साइनोसॉइडल फॉर्म में करता है। तो f की जगह फिर हम लोग साइन को ले आएंगे। फिलहाल के लिए बच्चों सिर्फ ये मैं बताना चाह रहा था कि ये जो y है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है पहले पार्टिकल का, और बाकी पार्टिकल के लिए तो वो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है और x पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों चीज पे। क्योंकि किसी भी लोग की, जैसे देखो अगर कोई t माइनस एक्स बाई वी वजह देखेगा तो इसको यहां देखेगा, बाकी को मीन पे देखेगा।
अगर कोई टी बजे देखेगा तो ये मीन पे देखेगा, इस पार्टिकल को यहां पे देखेगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी पार्टिकल की मोशन कैसी होगी ये दो बात पे डिपेंड करेगी। एक तो आपकी लोकेशन क्या है और कितने बजे आप देख रहे हो। क्लियर है? तो एक चीज समझो, आप ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज यहां से सीख के आपको आगे बढ़ना है, बाकी तो आपने सुन ही लिया। एक चीज यहां पे सीख के आपको आगे बढ़ना है कि जब कभी डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का टाइम और उसके लोकेशन और ये v है वेव की वेलोसिटी, इन तीनों के साथ ऐसे डिपेंड कर रहा हो तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक ट्रैवलिंग वेव का। ट्रैवलिंग मतलब चलता हुआ वेव का। अगर मान लो ये चलता हुआ नहीं होता तो जो भी मोशन होता यहीं पे कन्फाइंड हो जाता, फिर तो ये एक्स, इसको मौका ही नहीं मिलता, इसको भी मौका नहीं मिलता। ये जो टाइम आप खुद सोचो ना, t माइनस एक्स बाई वी आया कैसे? ये तो इसी तरीके से आया कि जो मोशन यहां पे भी हो रहा है वो कभी यहां पे हो चुका था t माइनस एक्स बाई वी बजे। तो इसका मतलब इस t माइनस एक्स बाई वी टर्म आने का मतलब ही है कि ये डिस्टरबेंस है जो कि चल रहा है। इतना ही नहीं, ये भी सोचो कि अगर जरूरी नहीं है कि वेव हमेशा आपका ओरिजिन से इधर जाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अगर वेव उल्टा भी आ सकता है। मान लो ऐसा थोड़ी है कि वेव हमेशा इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही जाएगा। अगर वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा होता तो जो मोशन ये पहले कर लेता वो ये बाद में करता। तो उस केस में अगर t बजे जो मोशन यहां पे है वो मोशन यहां पे कब आएगा? t प्लस एक्स बाई वी बजे। वो मैं नेक्स्ट डायग्राम में भी आपको दिखाता हूं, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझो कि t माइनस एक्स बाई वी अगर कहीं भी फंक्शन के रूप में दिखे जो जिसके ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? y, तो हम समझ जाएंगे कि वो ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव कहने का मतलब है चलने वाला, मूविंग वेव है ना, ट्रैवलिंग या मूविंग वेव। हालांकि ये भी एक पल्स है, अगर ऐसा हम लोग लगातार करते रहेंगे तो इसी पल्स का एक ट्रेन बन जाएगा। नहीं समझे बात को? एक बार किए तो पल्स और लगातार करते रहेंगे तो एक पल्स का ट्रेन बन जाएगा, और ट्रेन ऑफ पल्स जो होगी उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? वेव। तो इस डायग्राम को पहले आप राइट डाउन करो। तो बच्चों यहां जरा ध्यान दो कि अगर आपका पल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हो तो उस केस में y जो है वो फंक्शन होगा t माइनस एक्स बाई वी का। बात सही है कि जो आपका यहां पे अभी वेव दिख रहा है या जो मोशन x वाला पार्टिकल t बजे कर रहा है वो मोशन ये x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल जो आपके लिए क्या है? सोर्स। क्योंकि सोर्स जो मोशन करेगा बच्चों वही बाकी लोग कर रहा होगा, तो सीधी सी बात है ये उस मोशन को कर चुका होगा। कब? t यहां बज रहा है तो यहां से यहां तक मान लो x डिस्टेंस है, तो जो वेव अभी यहां पे है ये यहां पे t माइनस एक्स बाई वी बजे होगा। और अगर वेव आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हो, इधर जा रहा हो, तो जो मोशन अभी यहां पे है कहां पे? x वाले पार्टिकल के पास, कितने बजे? t बजे। वो ये पार्टिकल यानी x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल वो इस मोशन को भी किया नहीं है, ये यहां से होता हुआ यहां पहुंचेगा। तो यानी अभी t बजा है तो x दूरी और कवर करने के बाद यानी x बाई वी टाइम के बाद करेगा, इसलिए देखो वहां लिख दिया हमने प्लस। तो x इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल के मोशन का जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा y के लॉन्ग, यहां पे ये इस इक्वेशन से दिया जाएगा और इस केस में वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा। तो देखो ये उल्टा है। उल्टा है कहने का मतलब है ये नेगेटिव है तो समझना कि वेव जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और अगर ये पॉजिटिव है तो समझना वेव किधर जा रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। आ रही है बात समझ में? और ये बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है। अच्छा यहां फंक्शन लगा दो, फंक्शन का फॉर्म तो अभी दिए नहीं है, तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं अब ये समझ में आ गया कि y t x v के बीच ये रिलेशन होना चाहिए। तुमको मैं यही बोल रहा हूं, बार बार यही समझा रहा हूं। अभी देखो और आसान करेंगे इसको कि y t x और v के बीच ये रिलेशन अगर एस्टैब्लिश्ड है तो आप समझो कि वो एक ट्रैवलिंग या प्रोग्रेसिव वेव है। माइनस है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाने वाला, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाने वाला। सबका परिचय देख लो।
y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, t क्या है, टाइम, x क्या है, पार्टिकल की लोकेशन, v क्या है, आपका वेव की वेलोसिटी। ठीक है। अब कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो तुमसे अगर मैं पूछूं कि आप ट्रैवलिंग वेव का एग्जाम्पल ऑफ ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, क्योंकि बच्चों ये जो f है ये फंक्शन का जो फॉर्म होगा, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर्म ऑफ फंक्शन, ये आपका फंक्शन किस फॉर्म में होगा, पैराबोलिक फॉर्म में होगा, साइनसॉइडल फॉर्म में होगा, या एलिप्टिकल में होगा, या सर्कुलर होगा, वो तो डिपेंड करेगा कि पहला पार्टिकल यानी सोर्स अगर सर्कुलर करेगा तो बाकी सारे भी सर्कुलर करेंगे। रस्सी को तुम ऐसे ऐसे घुमाओगे तो ऐसा ही वेव पैदा होगा, सर्कुलर वेव पैदा होगा। तो वो तो डिपेंड करेगा कि पहला पार्टिकल कैसा मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है या एसएचएम कर रहा है। तो फॉर्म ऑफ फंक्शन डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ सोर्स। समझ गए? तो इसका मतलब है कि लेकिन इन तीनों के बीच में ये रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि वहां कोई भी फंक्शन में वो मूव करे, कोई भी फंक्शन में पार्टिकल को तुम नचाओ चलाओ जो करो, लेकिन वो वेव तभी कहलाएगा जब वो ट्रेवल करेगा। और ट्रेवल करेगा तो सीधी सी बात है, जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ वाले पार्टिकल का है वो यहाँ वाला पार्टिकल बाद में करेगा। अगर आपका वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, नेगेटिव के लॉन्ग जाएगा तो ये वहाँ जो करेगा उसके बाद इसको ये बाद में रिपीट करेगा। तो वो डिपेंड करता है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल ऑफ ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, अगर कल को कोई बोल दे, ऐसा इक्वेशन दे दे कि y इक्वल टू a साइन ओमेगा, अब ब्रैकेट में दे दे t माइनस एक्स बाई वी, पूछेगा क्या ये वेव का इक्वेशन है? तो तुम दाएं बाएं कुछ मत देखो, तुम सिर्फ एक बात देखो कि ये तीनों का रिलेशन क्या है। तो ये तुम्हारे हिसाब से मैच कर रहा है तो तुम बोलो यस, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। कोई तुमको बोलेगा कि ये बताओ क्या ये है y इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी, अब ब्रैकेट में t माइनस एक्स बाई वी, ये आपका एक्सपोनेंशियल है। कोई पूछेगा क्या ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है? को ऑफ कोर्स है, क्योंकि आपका सारा ध्यान किस पे जाना चाहिए कि अंदर में इन तीनों के बीच का रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। आगे एक्सपोनेंट है, लॉग है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? इसको लिखो फटाफट, फिर मैं आगे बताता हूं। और फिर देखो एक एग्जांपल बच्चों, कोई पूछेगा क्या ये इक्वेशन है ट्रैवलिंग वेव का, 6/4 प्लस 2t माइनस एक्स बाई वी। अब देखो ये अजीब सा ही एक इक्वेशन है, लेकिन आपको फिर बात समझ में आ रही है। कैसे समझ में आ रही है? क्योंकि आपको इधर उधर चाहे जो दिख जाए, लेकिन आपको ये तो दिख रहा है ना, तो आप कह सकते हो कि ये एक ट्रैवलिंग पल्स है, ये एक ट्रैवलिंग पल्स है। आ रही है ना बात समझ में? इसी में कभी कभी क्या कर सकता है, इसका एलसीएम ले ले तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा मिल सकता है। तो आप समझ जाना क्या बात हो रही है। मान लो y इक्वल टू 6/2 प्लस 6 और यहां लिख दे vt माइनस एक्स। कोई पूछ ले क्या ये ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या किया होगा सो समझो, यहां पे v को एलसीएम ले लिया होगा तो ये हो गया vt अपॉन एक्स, और नीचे वाले v को चाहे तो बाहर निकाल के इसमें एडजस्ट करके रखा हुआ होगा। तो इसको भी आप बोलोगे यस दिस इज ट्रैवलिंग वेव। आ रही है ना बात समझ में? ये भी आपका ट्रैवलिंग वेव है, दिस इज ऑल्सो ट्रैवलिंग वेव। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये भी ट्रैवलिंग वेव है। और ये माइनस प्लस से आप पता कर लोगे कि ये पॉजिटिव एक्सिस में जाने या नेगेटिव। अगर मान लो कोई ऐसा इक्वेशन दे दे y इक्वल्स टू 4e टू द पावर माइनस 6 और ब्रैकेट में दे दे आपको t स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। कोई पूछे क्या ये ट्रैवलिंग वेव है? तो नहीं, अब ये मामला गड़बड़ हो गया। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं ना, ब्रैकेट इनके तीनों के बाहर तुमको जो करना है करो, लेकिन इनका रिलेशन आपका मेंटेन होना चाहिए।
तो दिस इज नॉट ए ट्रैवलिंग वेव, दिस इज नॉट ए ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन, ट्रैवलिंग पल्स। आ रही है ना बात समझ में? तो इसको राइट डाउन करो। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे ट्रैवलिंग साइन वेव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी वेव का क्या फॉर्म होगा, यह निर्भर करेगा कि पहला पार्टिकल आपका कैसा मोशन कर रहा है। तो हम लोग को जो यहां पढ़ना है वो है साइन वेव। और साइन वेव का मतलब सोचो क्या है। आपको अंदाजा है, आपको पता है बच्चों कि जब हम लोग एसएचएम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने ये पढ़ा था फॉर एसएचएम, कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक कर रहा है मोशन, तो उसका जो आपका इक्वेशन था, मान लो कोई पार्टिकल वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर एसएचएम कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये आप जानते हो, ये कोई वेव का इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन ये बताता है कि कोई पार्टिकल जो है, जो एसएचएम करता है, उसका ये एक जनरल इक्वेशन है फॉर एसएचएम, जनरल इक्वेशन। और बच्चों अब यही काम क्या करना अपने को, यहां पे क्या करना, देखो कितना आराम से समझ में आएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि आप एसएचएम पढ़ने के बाद ही इसको देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। और इसके बाद आप वेव ऑप्टिक्स को देखेंगे तो वो और आसान लगेगा आपको। तो मान लो कोई रस्सी है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोप, और आपने यहां पे एक सोर्स लगा दिया। ये पहला पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा और उसको आप इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हो, तो ये सोर्स का काम करेगा। और अगर आपका सोर्स इस वाई एक्सिस के अलोंग है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर ये यहां पे एसएचएम करेगा तो ऑटोमेटिकली इसमें एक वेव पैदा होगा, जो वेव आगे ट्रेवल करेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये सारा जो स्ट्रिंग है, इसके हर पार्टिकल जो मोशन ये करेगा उसी को ये सारे रिपीट करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर ये एसएचएम करेगा यहां पे तो बाकी पार्टिकल भी एसएचएम करेंगे। अगर पहला पार्टिकल यहां पे एसएचएम करेगा तो आपको पता है ना, एसएचएम में एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है प्लस में और एक होता है माइनस में, और बीच वाला पॉइंट मीन पोजीशन होता है। तो मान लो पहला पार्टिकल आपका y के लॉन्ग आपका एसएचएम करेगा तो सारे पार्टिकल्स उसी एम्पलीट्यूड के साथ एसएचएम करेंगे, ठीक है ना। तो इसी को बच्चों बोलते हैं साइन वेव। कोई पूछेगा साइन वेव क्या है, तो सीधी सी बात है, साइन वेव के केस में आपको यह बोलना है कि जो पहला पार्टिकल है, जो सोर्स है हमारा यहां पे, जो वेव जनरेट करेगा, वो खुद क्या कर रहा होगा, एसएचएम, और बाकी पार्टिकल उसी एसएचएम को रिपीट करेंगे। ध्यान से सुनो। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर पहला पार्टिकल का जो है इक्वेशन y है ना, y मान लो मेरा वेव इधर मूव कर रहा है ना, तो वेव इधर मूव कर रहा है, तो अभी हमने पढ़ा था y किसका फंक्शन था, y फंक्शन था t माइनस एक्स बाई वी, है ना। y जो फंक्शन था वो टाइम का था, और टाइम यहां पे जो मोशन मान लो कहीं पे x बजे, x वाले पार्टिकल को t बजे जो मोशन मिलना है वो ये ऑलरेडी कर चुका है, कब, t माइनस एक्स बाई वी बजे। तो ऑटोमेटिकली आपको साइन वेव के केस में करना क्या है, तो y इक्वल्स टू, अगर ये पहला पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो पहला पार्टिकल के लिए इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, ओमेगा, बस जहां t लिखा हुआ है तो ये मोशन t बजे ये नहीं कर रहा है, कब कर रहा है, t माइनस एक्स बाई वी बजे, तो वहां लिख दोगे t माइनस एक्स बाई वी। आ रही है बात समझ में? यही फर्क आ गया एसएचएम और इसमें, यही फर्क आ गया। अब प्लस फाई, तो अब आप देखो ये आपका एक साइन वेव का इक्वेशन बन गया। और यहां इसको अगर तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन, और बच्चों ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी प्लस फाई।
तो ये इक्वेशन अब देखो, पहले हम लोग बार बार केवल y को लिख रहे थे, y को हम लोग सिर्फ लिख रहे थे कि y टाइम का फंक्शन है। अब देखो y को एग्जैक्ट फॉर्म में लिख दिए। तो ये जो फॉर्मेट आया, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फॉर साइन वेव। अब यहां पे क्या होगा, तो जैसे मान लो पहला पार्टिकल अगर आपका प्लस ए से माइनस ए के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो ये सारे पार्टिकल, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल जो स्ट्रिंग्स के होंगे, दे ऑल परफॉर्मिंग एसएचएम, ये सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे होंगे। एसएचएम में तो बस देखो क्या अंतर है, एसएचएम और वेव में क्या अंतर है। एसएचएम में सिर्फ एक पार्टिकल पे हम लोग फोकस करते थे कि वो एसएचएम कर रहा है। यहां पे क्या है, ये सारे पार्टिकल एसएचएम करेंगे लेकिन ये कौन सा एसएचएम करेंगे, जो एसएचएम ये कर रहा होगा यहां पे, उसी को ये लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, रिपीट करेंगे अलग अलग टाइम पे, अलग अलग फेज में। मोशन सबको वो करना है, सबका मोशन आइडेंटिकल होगा। कोई पूछेगा कि इन सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होगा, तो जवाब दोगे ऑफ कोर्स सेम होगा, क्योंकि ये वही जो मोशन पहले वाले का है वही मोशन इनको करना है। तो इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इनका भी एम्पलीट्यूड ए होगा। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो इनकी भी फ्रीक्वेंसी एफ होगी। समझ में आ रही है बात। बस अंतर क्या होगा, तो अंतर ये होगा कि ये मोशन करने की जो टाइमिंग होगी, सब एक साथ एम्पलीट्यूड पे नहीं जाएंगे और ना ही सब एक साथ मीन पे जाएंगे। ठीक है ना, वो कुछ ऐसा होगा कि ये जो स्ट्रिंग अभी आपको स्ट्रेट दिख रहा है, दरअसल ये स्ट्रिंग कुछ ऐसा दिख सकता है आपको देखने में, उसको मैं फिर मिटा दूंगा। ये स्ट्रिंग कुछ ऐसा दिखेगा, देखो। इसका मतलब समझ में आ रहा है तुमको क्या हो रहा है। जैसे ये पार्टिकल देखो अभी अपने एक्सट्रीम पे है, एक एग्जांपल के लिए, ये पार्टिकल अपने मीन पे है, ये हाफ ऑफ द एक्सट्रीम पे है, ये हाफ ऑफ द एक्सट्रीम पे है, ये एक्सट्रीम पे है, ये मीन पे है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एक्सट्रीम पे आएगा। ये वेव जब आगे बढ़ेगा तो फिर ये मीन पे आएगा, फिर इसकी बारी होगी एक्सट्रीम पे जाने की। मैं वो नेक्स्ट आगे बताऊंगा अभी। तो फिलहाल आप ये समझो कि इस तरीके से साइन वेव जनरेट होता है। ठीक है, अभी मैं और बताता हूं, अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। और तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन वेव की। जैसे देखो अभी हमने क्या लिखा, हमने इक्वेशन लिखा y इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, a साइन और ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स, सॉरी प्लस फेज कांस्टेंट फाई, फेज कांस्टेंट फाई, यही इक्वेशन लिखा। अब एक काम करते हैं, ये जो ओमेगा बाई वी है, इसके लिए ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, ओमेगा तो पता ही है तुमको, जो एक्स का कॉफिशिएंट होता था एसएचएम में। तो ओमेगा बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। इसका नाम होता है बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये जो आपका v है, v, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव, ये वेलोसिटी ऑफ वेव है। आपको पता है ये कहां से आया है। तो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं। ओमेगा बाई वी को हम लोग के बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? के को हम लोग यहां बोलते हैं वेव नंबर, वेव नंबर, ये इसका नाम है। कहीं कहीं वेव कांस्टेंट भी इसका नाम होता है, हर जगह लिखा रहता है। लेकिन आप याद रखना एक चीज कि के इक्वल्स टू होगा ओमेगा बाई वी। तो इक्वेशन ये थोड़ा और छोटा हो गया। तो ये इक्वेशन अब देखने में क्या लगेगा, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ये एक साइन वेव हुआ। अब जरा ये बताओ, ये जो साइन वेव है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस में? तो कहो सर ये माइनस है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो ये साइन वेव, साइन वेव, साइन वेव मूविंग along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसा ही एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये भी एक फॉर्म हो सकता है।
प्लस फाई। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, ये हो जाएगा साइन वेव मूविंग एलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस से माइनस के एक्स प्लस के एक्स से क्या फर्क पड़ता है वो देख लो। तो इसे राइट डाउन करो, अभी और बात करते हैं हम लोग। अब बच्चों एक बात समझो, ये जो फाई है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। मान लो ये इक्वेशन आ गया अपना, अब हम लोग फाई के बारे में बात करते हैं। ये जो फाई है आपका, इस फाई को हम लोग बोलते थे, याद करो एसएचएम में, इसको हम लोग बोलते थे फेज कांस्टेंट। क्या बोलते थे बच्चों? फेज कांस्टेंट। क्लियर है? क्या बोलते थे इसको? फेज कांस्टेंट। अब ये फेज कांस्टेंट क्या होता था? तो फेज कांस्टेंट ये बताता था कि जब आपने मोशन को देखना शुरू किया, उस समय जब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की क्या स्थिति थी। तो यहां सीधी सी बात है, बाकी पार्टिकल्स का मोशन तो वही होगा, वही रिपीट करेंगे जो सोर्स करेगा। तो सीधी सी बात है, सोर्स पे ही डिपेंड करना है बाकियों का फॉर्म। तो आप सबसे पहले सोर्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो एट t इक्वल टू 0, जब आपने देखना शुरू किया, किसको? सोर्स को। अब सोर्स के लिए x इक्वल टू क्या लोगे? 0। सोर्स कहां पे होगा? जहां से आपने स्ट्रिंग का सबसे पहला पॉइंट। तो मान लो, याद करो कि अगर आपने देखना शुरू किया था, ठीक है, अगर आपने देखना शुरू किया था और उस समय अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता था और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता था, यानी कि पार्टिकल मीन पे होता था और किया जा रहा था पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, तो उस केस में हम लोग फाई लेते थे 0। यानी t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल का जो y है, y क्या हो जाए? 0, मतलब मीन पे हो, मतलब मीन पोजीशन पे हो, एंड मूविंग, और किधर जा रहा हो? मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। मतलब कि जब आप उसको देखो ऐसे देख रहे हैं, ये लगातार ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन जब हम देखना शुरू किए, मान लो तुम ऑब्जर्वर हो और तुम अपने लिए वेव इक्वेशन लिखना चाह रहे हो, तो जब तुम देखना शुरू किए उस पार्टिकल को, किसको? सोर्स को। कैसे सोर्स को देख रहे हैं? x इक्वल टू 0। अब तुम देखना शुरू किए हो, इसलिए हमने ले लिया t इक्वल टू 0। और उस समय अगर मान लो वो मीन पे भी हो सकता है और ऊपर जा रहा हो, तो मीन पे होगा और ऊपर जा रहा होगा, तो उस केस में बच्चों फाई का वैल्यू लेना है 0, और तुम्हारे लिए वेव का इक्वेशन ये होगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। देखो ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस इक्वेशन में t की वैल्यू भी 0 रखोगे, x की वैल्यू भी 0 रखोगे, तो y भी आपका 0 आएगा। तो बच्चों आज से अगर कभी भी ऐसा वेव का इक्वेशन दिख जाए, तो समझना कि पहला पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे, पहला स्ट्रिंग का पार्टिकल यानी सोर्स t इक्वल टू 0 पे अपने मीन पोजीशन पे होगा और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा। लेकिन अगर मीन पे होगा तो यह भी हो सकता है कि ऊपर के बजाय नीचे जा रहा हो, क्योंकि ये लगातार ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। जिस समय तुम्हारा आंख खुला वही t इक्वल टू 0 है, तो जब आप देखें तो उस समय वो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो याद करो एसएचएम, उस केस में हम लोग फाई का वैल्यू पाई ले लेंगे, पाई, है ना। तो सब आपको याद रखना होगा। एट t इक्वल टू 0, मान लो x इक्वल टू 0 का पार्टिकल जो होगा, वो y उसका 0 तो होगा, मीन पे तो होगा, लेकिन वो जा रहा हो किधर? मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। नेगेटिव एक्स एक्सिस मत समझ जाना, नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब y के लॉन्ग नीचे डाउन में। तो उस केस में फाई का वैल्यू क्या ले लोगे? पाई। तो फाई का वैल्यू अगर पाई ले लेंगे तो अब देखो क्या हो जाएगा इक्वेशन। तो इक्वेशन में आप लिखोगे y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, क्योंकि वेव तो जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, लेकिन पार्टिकल जो है, याद रखना पार्टिकल वेव दोनों अलग है। पार्टिकल ऑसिलेट करता है y के लॉन्ग और वेव जाता है x एक्सिस के लॉन्ग। तो वेव के हिसाब से तो नेगेटिव दे ही दिए, हम लोग पार्टिकल की बात कर रहे हैं। पार्टिकल मीन पे है और किधर जा रहा है? नेगेटिव y की तरफ, यानी नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। तो यहां हमने लिख दिया पाई। अब याद करो, साइन थीटा प्लस पाई क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा।
तो देखो ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर। और फिर तुमको ट्रिगोनोमेट्री से याद होगा बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री में आपको याद होगा कि माइनस साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। तो अगर इस माइनस को अंदर भेज दें तो के एक्स आगे आ जाएगा, ओमेगा टी पीछे आ जाएगा। तो बच्चों आप चौंकना मत, कभी कभी आपको इक्वेशन ऐसा देखने को मिलेगा, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो आप ये मत सोचना कि ये क्या हो गया सर, कभी ओमेगा टी में से के एक्स को घटाते हैं, कभी के एक्स में से ओमेगा टी। ये दोनों ही वेव का इक्वेशन है, दोनों में क्या फर्क है वो आपके सामने मैंने लिख दिया है। एक और फॉर्म में लिख दे रहा हूं ताकि आपको यहां से पूरी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट बच्चों देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि एट टी इक्वल टू जीरो पे, एट टी इक्वल टू जीरो पे जो पहला पार्टिकल हो उसका वो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हो, प्लस ए पे हो, है ना, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो प्लस ए पे हो। तो उस केस में बच्चों याद करो, ऐसे में मैंने बताया है कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पे रहने पे फेज कांस्टेंट लेते हैं हम लोग पाई बाई 2। तो अब देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स अब प्लस पाई बाई 2। तो आपको पता है साइन थीटा अब प्लस पाई बाई 2 तो कॉस थीटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर कोई ऐसा इक्वेशन दिखा दे आपको तो घबरा मत जाना कि ये साइन वेव नहीं है, ये भी साइन वेव ही है, कॉस के फॉर्म में है लेकिन साइन वेव ही है। लेकिन बस आपको फर्क ये समझ में आ गया कि कॉस आखिर हुआ क्यों। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि जो आपका वेव का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जब ऑब्जर्वर ने देखना शुरू किया उस समय स्थिति क्या थी। ठीक है, चलो एक बार फिर हम लोग वापस आते हैं, यहां मोशन कैसे हो रहा है। तो बच्चों साइन वेव के केस में ये जो पूरी रस्सी है, यानी स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा होता है। जैसे मान लो स्ट्रिंग इस शेप में होगा, इस शेप में होगा, कहने का मतलब क्या है, आप समझना, इस चीज को समझना बच्चे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब है ये स्ट्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन थी, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया, और ये अभी किसी समय की स्थिति है। तो जैसे मान लो कोई पार्टिकल, सभी का मीन पोजीशन को मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, तो ये पार्टिकल देखो अभी अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे यानी प्लस ए पे है। यहां वाला पार्टिकल देखो अपने ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे। ये जो पार्टिकल है ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम के आधे रास्ते पे है, ए बाई 2 पे। ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम के आधे रास्ते पे है, ए बाई 2 पे। इसका मतलब ये सोचना कि जैसे मान लो मैं पार्टिकल का नाम दे देता हूं, ये हो गया आपका, ये नाम हो गया इसका, मान लो P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है S, इसका नाम है T, इसका नाम है U, इसका नाम है V। तो ऐसा नहीं है ये जो सारे पार्टिकल P Q R S T V हैं, ये P हमेशा यहीं रहने वाला है, Q यहीं रहने वाला है, ऐसा नहीं है। ये सारे SHM करेंगे, लेकिन ये सब अपने अपने SHM के अलग अलग अवस्थाओं में। जैसे SHM के लिए देखो, SHM के लिए कोई मीन पे भी हो सकता है, कोई मीन से थोड़ा दूर हो सकता है, देखो कोई मीन से थोड़ा और दूर हो सकता है, कोई एक्सट्रीम पे हो सकता है। इन्हीं सबको अगर हम मिलाएंगे तो ये ऐसा आकार बन जाएगा। लेकिन अगर एक पार्टिकल की बात करेंगे, सिर्फ एक पार्टिकल पे फोकस करो, जैसे तुमने सिर्फ मान लो R पे फोकस किया, तो अब R अभी मीन पे है, लेकिन जो R है कुछ देर के बाद आधा एम्पलीट्यूड पे होगा, फिर एक्सट्रीम पे होगा, फिर वापस आएगा। तो हर एक पार्टिकल कर रहा है SHM, लेकिन आप SHM के वो अलग अलग अवस्थाओं में। तो मान लो वेव अगर इधर जा रहा है तो तुम खुद सोच के देखो, Q अभी a बाई 2 पे, कुछ देर के बाद अंदाजा लगाओ क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अगर वेव इधर से जा रहा है तो Q वही अवस्था प्राप्त करेगा, जो वही स्टेट प्राप्त करेगा, वही स्टेट को अटेन करेगा जो उसके लेफ्ट साइड में। क्योंकि इधर वाला पार्टिकल, अगर वेव आपका जा रहा है लेफ्ट टू राइट, अगर वेव जा रहा है लेफ्ट टू राइट,
तो राइट वाले उसी मोशन को रिपीट करेंगे जो लेफ्ट वाले कर चुके हैं। तो लेफ्ट में पार्टिकल P है, P अभी एक्सट्रीम पे है, Q अभी एक्सट्रीम के आधे रास्ते पे है, तो कुछ देर के बाद ये अब वापस आ रहा होगा और ये अपने एक्सट्रीम पे जा रहा होगा, और ये अपने एक्सट्रीम पे पहुंचा होगा, और R जो मीन पे है वो Q की जगह ले लेगा। R की जगह फिर कौन ले लेगा? S की जगह कौन ले लेगा? T। तो इस तरीके से आप इस बात को समझो कि यहां ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? SHM। दे ऑल परफॉर्मिंग आइडेंटिकल SHM। सबका एम्पलीट्यूड सेम, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम, सबका टाइम पीरियड सेम। बस फर्क ये है कि ये सभी अपने SHM के अलग अलग फेज में है। फेज याद है ना आपको? फेज अलग अलग है, मतलब सबका पोजीशन अलग, सबकी वेलोसिटी अलग। और यही वेव अगर लेफ्ट टू राइट के बजाय राइट टू लेफ्ट जाता, राइट टू लेफ्ट, तो सीधा बात बोलते कि R को कॉपी करेगा Q, Q को कॉपी करेगा P। समझ गए ना? तो सबके बीच में। अच्छा एक बात और, कोई पूछे कि दोस्त P और Q में कौन फेज में आगे है, फेज में आगे कौन है? तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर वेव लेफ्ट टू राइट आ रहा है तो Q वो मोशन करेगा जो P कर चुका है। तो जो P कर चुका है मतलब P उससे ओल्डर है, फेज में आगे है। P एक्सट्रीम पे है, अभी एक्सट्रीम पे जाने वाला है। तो फेज में आगे या पीछे ये डिपेंड करेगा वेव के डायरेक्शन पे। ओके बच्चों, इसको राइट डाउन करो। अब मैं इन सारे पॉइंट को पॉइंट वाइज लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो बच्चों यहां देखो हमने लिख दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ वेव ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विल रिपीट द सेम मोशन ऑफ सोर्स। ठीक है ना? सोर्स परफॉर्म्स SHM, तो सारे पार्टिकल क्या करेंगे? SHM। SHM ऑफ ऑल पार्टिकल्स विल बी आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट। सारे के SHM हर एक एस्पेक्ट में सेम होंगे, एक्सेप्ट दे हैव डिफरेंट फेजेस। सिर्फ उनका फेज क्या होगा? अलग। फिर उसके बाद हमने लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन सोर्स, और जो वेव की फ्रीक्वेंसी होगी यानी हर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी वो सोर्स की प्रॉपर्टी होगी, एम्पलीट्यूड भी सोर्स की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसको लिख लो। फिर नेक्स्ट इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।